कम से कम अटैच जिंजावा हमें 2 मिलीमीटर चाहिए, कम से कम 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर कम से कम क्यों चाहिए? क्योंकि अटैच जिंजावा दांत से अटैच होता है, वो दो चीज़ों के थ्रू अटैच होता है। उसमें से 1 मिलीमीटर जंक्शनल एपिथेलियम, 1 मिलीमीटर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये मिनिमम अमाउंट इतना होना चाहिए। तो अगर 3 मिलीमीटर का अटैच जिंजावा है तो 1 मिलीमीटर काट दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको जिंजावेक्टोमी कहते हैं। और अगर लीजन नज़र आ रही है तो और वेल एंड गुड है। लेकिन अगर लीजन यानी कि या तो बहुत ज़्यादा अंदर है, अटैच जिंजावा के अंदर आ चुकी है, या बायोलॉजिकल विथ तक पहुंच चुकी है। अगर बायोलॉजिकल विथ तक पहुंच चुकी है इसका मतलब है कि वो कनेक्टिव टिश्यू या जंक्शनल एपिथेलियम तक अंदर तक आ चुकी है। तो ऐसे सिचुएशन में आपने अटैच जिंजावा बहुत ज़्यादा काटना पड़ेगा। 2 मिलीमीटर मतलब इवन कि वो छोटा रह जाएगा, 1 मिलीमीटर रह जाएगा। तो फिर उस सिचुएशन में आपको फिर हड्डी को भी काटना पड़ेगा। फ्लैप पहले रेस करना पड़ेगा और आपने बोन को काटना पड़ेगा, एल्व्यूलर क्रेस्ट को काटना पड़ेगा कोरोनली। अब बोन को उतना काटना पड़ेगा जितना आप अटैच जिंजावा को काटना चाहते हो। लेट से अगर मैं 1.5 मिलीमीटर अटैच जिंजावा को काटना चाहता हूँ तो मैं 1.5 मिलीमीटर बोन को भी काट दूंगा और फिर वापस से मैं रीसूचर कर लूँगा। उससे क्या होगा कि जो अटैच जिंजावा है वो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो जाएगा अपने लेंथ में। मतलब जो क्योंकि बोन की काटने की वजह से स्पेस बच चुका है, तो वहाँ पे अटैच जिंजावा खुद से रीग्रो हो जाएगा, जंक्शनल एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू रीग्रो हो जाएंगे। तो कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। इसको कहते हैं सर्जिकल क्राउन लेंथनिंग, जिसकी अक्सर वर्कशॉप्स भी करवाई जाती हैं। यानी कि स्टेप नंबर 1 फ्लैप को रेस किया, स्टेप नंबर 2 हमने बोन को कट किया, कितना कट किया? जितना अटैच जिंजावा काटना है। स्टेप नंबर 3 फिर अटैच जिंजावा को उतना ही काटना जितना बोन को कट किया। फिर स्टेप नंबर 4 ये है कि हमने उसको वापस से रीसूचर कर लिया। लेकिन रीसूचर करने से पहले हमें रेस्टोरेशन करनी चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने तो रेस्टोरेशन भी तो करनी है एनसीसीएल को, तो उसको पहले रेस्टोर किया और फिर रीसूचर कर लिया। लेकिन कुछ पेरियोडोंटिस्ट या ऑपरेटिव डेंटिस्ट क्या करते हैं कि उसको रीसूचर करते हैं और फिर रेस्टोरेशन आगे जाके करते हैं, यानी कि उसी विजिट में नहीं करते हैं। आइडियल ये है कि रेस्टोरेशन उसी विजिट में कर लो और बाद में फ्लैप को रीसूचर करो, क्योंकि बहुत आसान है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है पूरी फ्लैप की वजह से हमें पूरी कैविटी नज़र आ रही है। लेकिन अगर कोई 2 विजिट में रेस्टोरेशन करना चाहता है तो उसका सबमिट में लिखा हुआ है कि अगर पोस्टीरियर दांत है तो कम से कम आपको जो वेट करना पड़ेगा वो 1 से 2 महीने वेट करना पड़ेगा, और अगर एंटीरियर दांत है तो फिर आपको 6 महीने के बाद रेस्टोरेशन करनी पड़ेगी अगर आप डिले करना चाहते हो। तो ये सारा सर्जिकल क्राउन लेंथनिंग हो गया। तो टोटल 4 प्रोसीजर्स होते हैं। नंबर 1 मिनी फ्लैप, नंबर 2 म्यूकोपेरिस्टियल फ्लैप, नंबर 3 जिंजिवेक्टोमी जिसको एस्थेटिक क्राउन लेंथनिंग कहते हैं। उसमें आपने हड्डी को नहीं कट करना, सिर्फ अटैच जिंजावा को कट करना है। और वो कब कर सकते हो? जब 3 या 3 से बड़ा हो अटैच जिंजावा, क्योंकि कम से कम 2 चाहिए। तो अगर 3 है तो 1 मिलीमीटर काट सकते हो। चौथे नंबर पे है सर्जिकल क्राउन लेंथनिंग। उसमें ये है कि अटैच जिंजावा अगर आपके पास है ही 2 मिलीमीटर तो फिर वो मज़ीद काटोगे तो फिर तो कम पड़ जाएगा। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें हड्डी को भी काटना पड़ेगा उतना, तो ताकि अटैच जिंजावा रीग्रो भी कर सकता है, और वो उतना रीग्रो करेगा जितना हड्डी को काटोगे। तो इस प्रोसीजर को कहते हैं सर्जिकल क्राउन लेंथनिंग। और जब सर्जिकल क्राउन लेंथनिंग कर रहे हो तो बेहतर है कि रेस्टोरेशन उसी विजिट में करो। लेकिन अगर आप उसी विजिट में रेस्टोरेशन नहीं कर रहे, डिले कर रहे हो, तो पोस्टीरियर दांतों में 2 महीनों के बाद करनी है, एंटीरियर दांतों में 6 महीनों के बाद करनी है। और एक और बात याद रखें, सर्जिकल क्राउन लेंथनिंग एंटीरियर टीथ के लिए अच्छा नहीं होता, ये मोस्टली पोस्टीरियर टीथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंटीरियर टीथ के लिए अच्छा नहीं होता। एंटीरियर में अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपने एक दांत की सर्जिकल क्राउन लेंथनिंग की यानी कि अटैच जिंजावा काटा, तो ये बाकी दांतों के मुकाबले में नॉन हार्मोनियस होगा, अजीब लगेगा कि एक दांत का अटैच जिंजावा नीचे है बाकियों का ऊपर है। तो लिहाजा आपको 6 दांतों की सर्जिकल क्राउन लेंथनिंग करनी पड़ेगी। भले जरूरत ना हो लेकिन फिर भी करनी पड़ेगी ताकि सबका अटैच जिंजावा बराबर आ जाए। इसलिए कहते हैं प्रोजेंशियल में लिखा हुआ है कि क्राउन लेंथनिंग इज नॉट इंडिकेटेड फॉर एंटीरियर टीथ, इट इज अ प्रोसीजर फॉर पोस्टीरियर टीथ। अगर करना चाहते हो एंटीरियर टीथ में तो मजबूरी है, तो फिर 6 के 6 दांतों की करनी पड़ेगी, वरना ये पोस्टीरियर में करो ज्यादा बेहतर है, एंटीरियर में ना करो। एंटीरियर के लिए फिर
आप ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रूजन भी कर सकते हो या सर्जिकल एक्सट्रूजन कर सकते हो। ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रूजन का मतलब ये है कि ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस के थ्रू दांत को थोड़ा सा बाहर लेकर आओ, लेकिन खैर उसमें भी बहुत सारी बातें देखी जाती हैं, इतना डीप नहीं जाना है हमें, और ये लिखा भी नहीं हुआ किताब के अंदर। अच्छा, सर्जिकल क्राउन लेंथिंग में एक और बात देखनी होती है, क्राउन रूट रेशो। मिनिमम क्राउन रूट रेशो 1:1 होना चाहिए। अगर रूट छोटी है तो फिर आप सर्जिकल क्राउन लेंथिंग नहीं कर सकते, क्योंकि क्राउन की साइज हाइट बढ़ रही है, आप जितना बोन को काटोगे उतनी क्राउन की हाइट बढ़ेगी ना। तो फिर अगर 1:1 रेशियो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो फिर आप ज्यादा हड्डी को भी नहीं काट सकते, फिर ऐसे सिचुएशन में सर्जिकल क्राउन लैंडिंग भी फेल हो जाती है। अगर रूट लंबी है तो फिर हड्डी को आराम से काट सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई सवाल है तो पूछें। आखिर में आते हैं रेस्टोरेशन पे। सर आपने कहा रेस्टोरेशन उसी विजिट में करनी है, तो और अगर ज्यादा नहीं बेहतर तो है। फिर 6 months वेट करना है। एंटीरियर के लिए 6 मंथ्स, पोस्टीरियर के लिए 1 से 2 महीने, क्योंकि तो हीलिंग सर हो फिर जाएगी। हम, तो आपने लाइक फिर एक, या तो फिर उसी विजिट में करना है या फिर 6 months वेट करना है, लाइक क्या रीजन है इसका? इसलिए वेट करना है क्योंकि अटैच जिंजावा को हम लोग काट देते हैं ना उसी विजिट में। अगर हम उसी विजिट में कर रहे हैं तो हम ये करते हैं कि हम लोग जब फ्लैप वैसे ही रेस कर रहे हैं तो हमें लीजन नज़र आ रही है, तो हमें लीजन वैसी नज़र आ रही है तो उसमें हम रेस्टोरेशन कर लेते हैं और फिर फ्लैप को रिसूचर करके अटैच जावा को काट देते हैं। लेकिन उसी विजिट में नहीं कर रहे तो आप अटैच जावा को काटते हो तो उस पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और उसकी सारी ख़राब हो जाती है, तो उसको कंप्लीट हील होने में लगता है 2 महीने लगते हैं पोस्टीरियर में, 6 महीने लगते हैं एंटीरियर टूथ के अंदर। और उसके बाद आपकी लीजन एक्सपोज हो जाती है क्योंकि आपने अटैच जिंजावा तो काट दी है। तो यानी कि अब मार्जिनल जिंजावा हर चीज़ नीचे आ चुकी है। तो 6 महीने बाद या 2 महीने बाद रिस्पेक्टिवली डिपेंडिंग ऑन दांत आपको वो लीजन तो नज़र आएगी, पर अटैच जिंजावा हील हो चुका होगा तो आप आराम से अच्छे तरीके से रेस्टोरेशन कर पाओगे। सर 6 months में लीजन प्रोग्रेस नहीं कर जाएगा? फिर तब तक आपको वो करना है, क्या कहते हैं, वही तो बात है, तभी तो लिखा हुआ है कि बेहतर है अगर सेम विजिट में करो। तो अगर नहीं कर रहे तो फिर ज़ाहिर है आपको प्रिवेंटिव थेरापी और रीमिनलाइजेशन थेरापी पे जाना है। लेकिन बेहतर है उसी विजिट में करो, यही बात लिखी हुई है कि वही आपका पॉइंट ना कि प्रोग्रेस नहीं कर जाएगा यार और मसाइल नहीं हो जाएंगे, तो बेहतर है उसी विजिट में करो। अब आते हैं रेस्टोरेशन पे, फिर चैप्टर एंड है, फिर रूट कैरीज थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह एंड करते हैं। बेस्ट रेस्टोरेशन मटेरियल कौन सा है एनसीसीएल के, जल्दी से बता दें आप लोग, क्या क्या लगता है आप लोगों को। ऑडियंस पोल अपना वोट करें। RMGIC। ठीक है, एक वोट आरएमजीआईसी को मिला। और कमॉन जी भाई, वोटिंग करो, वोट आप सबका हक है भाई। डॉक्टर नाजिश ने कहा आरएमजीआईसी बेस्ट है क्लास 5 के लिए, या रूट कैरीज के लिए एक ही बात है, दोनों के लिए एक ही आंसर है। कोई और देना चाहता है? जीआईसी हो गया, कॉम्पोजिट, फ्लोएबल कॉम्पोजिट, कॉम्पोमर, गोल्ड, अमलगम, ये सब ऑप्शंस हैं। कोई भी जवाब नहीं दे रहा। सर ट्रीटमेंट ऑप्शन तो सर बहुत हैं, आप क्या पूछ रहे हैं सर? बेस्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल कौन सा है, मैं ही पूछना चाह रहा हूँ। सर ये डिपेंड करता है, अगर पेशेंट को हाई केरीज रिस्क है तो उसमें नहीं हम नहीं, आरएमजी। नॉर्मल पेशेंट है ना, डिपेंड कर रहा है वो तो मैं बताता ना। बस ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है ना, बेस्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल फॉर क्लास 5। अब ये बीसीक्यू का सवाल है, अब डिपेंड करता है, ये तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है ना, डिपेंड करता है या नहीं करता। सवाल ये है, अब पेपर सर पेपर है सिनेरियो, तुम। तो सर सिनेरियो इतना इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट नहीं है, यही सिनेरियो है ना, ये कंप्लीट ही है। सर पोस्टीरियर में अमलगम कर लेंगे, because की स्ट्रेस बेरिंग एरिया है शायद।
इंटीरियर का कॉम्पोजिट या जीआईसी? चलो आंसर सवाल ये कि एंटीरियर तुथ है, एंटीरियर तुथ में क्लास 5 रीजन है, तो आप कह रही हैं कि कॉम्पोजिट कर लेंगे या ठीक है, और डॉक्टर आयशा कह रही हैं RMGIC, सर देन RMGIC करेंगे। असद कह रहा है RMGIC, और सर सैंडविच टेक्निक भी कर सकते हैं। सैंडविच टेक्निक भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसका जवाब है बगैर कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है ना, सिंपल सवाल ये मैंने जानबूझ के पूछा ना। अब सिनेरियोज पे मैं खुद आ रहा हूँ, जैसे असद ने कहा कि सिनेरियो तो होना चाहिए सर, नहीं सिनेरियो कभी कभी नहीं होता ना। अगर नॉर्मल सवाल है कि क्लास 5 रेस्टोरेशन के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा है, रूट कैरीज के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा है, तो इसका जवाब है रिजिन मॉडिफाइड GIC जवाब है। चाहे एंटीरियर का दांत हो चाहे पोस्टीरियर का दांत हो, तो बेस्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल फॉर क्लास 5 और NCCL या और रूट कैरीज इज रिजिन मॉडिफाइड GIC। इसका जो रिटेंटिव रेट है वो 81% है और ये हाईएस्ट है, इससे अच्छा कोई मटेरियल नहीं है। अगर सिनेरियो कोई लिखा ही नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की बात कर रहा है, आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना सिनेरियो पूछ के या कुछ करके। हाँ, अगर वाइवा में आपसे सवाल पूछा है तो फिर भले फने खान बनो, भले फिर अपनी नॉलेज झाड़ो, फिर आपको अपॉर्चुनिटी है, तो फिर आप क्या जवाब दोगे? अगर वाइवा में पूछा है आप बोलोगे कि सर रीजन मॉडिफाइड GIC बेस्ट है, चाहे इंटीरियर चाहे पोस्टीरियर। लेकिन अब मैं दूसरी सिनेरियोज की भी बात करना चाहूँगा, खुद ही तुम बोल देना फिर आगे सर, लेकिन अगर पेशेंट को हाई एस्थेटिक एक्सपेक्टेशंस हैं तो फिर बेस्ट रिस्टोरेटिव मटेरियल कॉम्पोजिट होगा। फिर आगे बोल देना सर अगर पेशेंट को हाई कैरियस रिस्क है तो सर बेस्ट मटेरियल GIC होगा। फिर तुम आगे बोल देना सर अगर मॉइस्चर कंट्रोल का मसला है तो बेस्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल अमलगम होगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर कोई सिनेरियो नहीं है, और BCQ में भाई जरूरी नहीं होगा सिनेरियो, अगर सिनेरियो होगा तो उसका मतलब रिजिड मॉडिफाइड GIC आंसर नहीं है। सिनेरियो होगा तो ये लिखा होगा कि अगर पेशेंट हैव हाई एस्थेटिक आउटकम्स तो तुम कॉम्पोजिट को टिक करोगे। अगर सिनेरियो होगा कि मॉइस्चर कंट्रोल करना मुश्किल है तो फिर आप अमलगम को टिक करोगे। अगर सिनेरियो होगा कि हाई कैरियस रिस्क पेशेंट है तो फिर आप GIC को टिक करोगे। लेकिन अगर कोई सिनेरियो नहीं है यार, तो फिर आपको रिजिड मॉडिफाइड GIC को टिक करना है। तो फिर परेशान नहीं होना कि सिनेरियो नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो बस यही कि नॉर्मल सवाल है गोल्ड स्टैंडर्ड मटेरियल कौन सा है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो मटेरियल है वो रिजिड मॉडिफाइड GIC है। ये जहन में बात बिठा देनी है। 81% सक्सेस रेट है। अब रिजिड मॉडिफाइड GIC के बारे में कुछ अहम बातें BCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1, बेवलिंग नहीं करनी, 90 डिग्री बट जॉइंट मार्जिन होना चाहिए। नंबर 2, उसकी जो डेप्थ है वो 1 मिलीमीटर होनी चाहिए। नंबर 3, रिजिन मॉडिफाइड GIC लगाने के बाद 2 से 5 मिनट वेट करके पॉलिशिंग करनी होती है। 2 से 5 मिनट पॉलिशिंग नहीं करनी, वेट करना है सिर्फ, और उसके बाद पॉलिशिंग करनी है। तो ये 3 BCQ पॉइंट आपको याद करने। बल्कि चौथा पॉइंट, आपने GIC या रिजिन मॉडिफाइड GIC लगाने से पहले पॉली अक्रेलिक एसिड से प्री कंडीशनिंग करनी होती है। यानी कि जो GIC का लिक्विड होता है वो ही पॉली अक्रेलिक एसिड होता है एक्चुअल में, तो उससे आपने प्री कंडीशनिंग करनी होती है। 5 से 20 सेकंड तक उससे रब करना होता है। जैसे एसिड एचिंग करते हो इसी तरह GIC से पहले आपको प्री कंडीशनिंग करनी होती है। इससे GIC का सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है, या रिजिन मॉडिफाइड GIC का सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूँ क्लिनिकल, कि अगर पेशेंट में भी कभी आप OPD में आप GIC करो तो पहले आपको हमेशा कंडीशनिंग करनी होती है। हम नहीं करते, हम डायरेक्ट कर लेते हैं, तो ये गलत तरीका है। जैसे एचेंट के बगैर कॉम्पोजिट नहीं करते तो कंडीशनिंग के बगैर GIC नहीं करना, तो कंडीशनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 4 बातें हो गई। अगर सर एस्थेटिक, किससे करते हैं? सॉरी, प्री कंडीशनिंग किससे करते हैं? कौन सा एसिड? पॉली एक्रेलिक एसिड जो लिक्विड में होता है GIC के, पॉली एक्रेलिक एसिड। ओके ओके सर। अब अगर क्या कहते हैं, एस्थेटिक एक्सपेक्टेशंस है पेशेंट की बहुत हाई, तो फिर फ्लूएबल कॉम्पोजिट अच्छा ऑप्शन है या कॉम्पोजिट? तो कुछ ऑथर्स कहते हैं फ्लूएबल कॉम्पोजिट अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसकी अंदर स्ट्रेस एब्जॉर्बिंग एबिलिटी होती है। तो क्लास 5 वो एरिया है जिसके अंदर जब भी ऑक्लूजल लोडिंग होती है तो वहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल एब्फ्रैक्शन की भी रीज़न यही था ना, कि जब हम लोग बाइट करते हैं ना तो सर्वाइकल एरिया में स्ट्रेस क्रिएट होता है।
तो ऐसे सिचुएशन के अंदर कॉम्पोजिट बाहर निकल आता है क्योंकि वो स्ट्रेस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जो फ्लोएबल कॉम्पोजिट होता है वो मैंने बताया था, वो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन फिर भी समिट के अंदर ये लिखा हुआ है कि कॉम्पोजिट फिर भी ज़्यादा अच्छा मटेरियल है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, नंबर 2 उसकी श्रिंकेज कम है, और नंबर 3 उसका कोफिशिएंट और थर्मल एक्सपेंशन फ्लोएबल से बेहतर है। तो इन 3 रीजंस की वजह से कॉम्पोजिट अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, और यही जवाब बीसीक्यू में आपको टिक करना है अगर एस्थेटिक एक्सपेक्टेशंस वाला पेशेंट आता है। फ्लोएबल कॉम्पोजिट को टिक नहीं करना। अगर मॉइस्चर कंट्रोल है तो अमलगम बता चुका हूँ। अमलगम की जो कैविटी डिज़ाइन होगी, गौर से सुनिएगा, वो कोई भी थिकनेस नहीं होती। अक्सर ओपीडी में लोग पूछते हैं कि क्लास 5 में कितनी थिकनेस होनी चाहिए, 1.5 मिलीमीटर, कोई बताता है 2 मिलीमीटर, लेकिन एक्चुअल में इसका जवाब है कि इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए जितना कैरीज है। आप लोग सामने बोलोगे सर वो तो कॉम्पोजिट के लिए था, अमलगम का पूछ रहा हूँ सर शायद आपको सही सुनाई नहीं दे रहा। तो नहीं बेटा, मुझे सुनाई दे रहा है, मैं भी अमलगम का ही जवाब दे रहा हूँ। जितनी कैरीज है वो रिमूव करो, और उसके अलावा अमलगम है तो अंडरकट्स बनाने पड़ेंगे आपको, और अगर कॉम्पोजिट है तो अंडरकट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही डिफरेंस है। अलग से आपने कैविटी की थिकनेस 1.5 या 2 मिलीमीटर नहीं रखनी होती क्लास 5 के अंदर, क्योंकि जितना ज़्यादा डीप जाओगे उतना पल्प करीब आता है। एक्सियल वॉल में पल्प बहुत जल्दी नज़दीक आ जाता है, तो आपके पास इतना चांस, सर्वाइकल थर्ड में एनेमल और कम होता है, तो आप जितना ज़्यादा दांत को काटोगे इतना जल्दी आप पल्प के करीब पहुंच जाओगे। तो इतनी ज़्यादा थिकनेस नहीं देनी, जितना कैरीज है उतना रिमूव करो, और अगर अमलगम है तो अंडरकट्स बनाओ, और कॉम्पोजिट है तो अंडरकट्स नहीं बनाओ। ये एक फिगर बनी हुई है समिट के NCCL के चैप्टर में, आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। अगर गोल्ड रेस्टोरेशन कर रहे हो, ये पुराने ज़माने में होती थी, अब नहीं होती, तो उसके लिए बेसिकली फॉर्म होता था ट्रिपॉइजोइडल फॉर्म। इसकी भी पिक्चर बनी हुई है, ट्रिपॉइजोइड शेप बनाया जाता था, लेकिन अब ये आउटडेटेड हो चुका है। इसके अलावा सैंडविच टेक्निक आप यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल, पेशेंट को एस्थेटिक कंसर्न है, लेकिन आपको ये भी शक है कि फिलिंग रिटेन नहीं हो पा रही, तो पहले आप GIC की लाइनिंग और बेस लगाओगे, और ऊपर आप विनियर करोगे, सुपरफिशियल लेयर कॉम्पोजिट की लगाओगे। इसको कहते हैं सैंडविच टेक्निक फॉर क्लास 5। आपने बेस और लाइनर GIC का दिया और उसके ऊपर सुपरफिशियल कॉम्पोजिट लगा दिया। बेहतर है कि रिजिन मॉडिफाइड GIC का बेस और लाइनर लगाया और उसके ऊपर आपने कॉम्पोजिट लगा दिया। इसको कहते हैं सैंडविच टेक्निक। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नंबर 1 फ़ायदा ये है कि एस्थेटिक आउटकम भी मिल जाएगा, और नंबर 2 फ़ायदा ये है कि रिटेंशन भी अच्छी खासी मिल जाएगी। तो इस पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। कोई सवाल है तो पूछें, बाकी आखिरी 15 मिनट रूट कैरीज पे बात करेंगे क्योंकि वो उससे मिलता जुलता ही चैप्टर है। इवन रूट कैरीज की जो क्या कहते हैं रेस्टोरेशन वाला जवाब है, वो सब यही है, सारी चीज़ें यही हैं। अब एक सवाल आता है रूट कैरीज के लिए भी, NCCL के लिए भी, खास तौर पे ये रूट कैरीज में लिखा हुआ है, व्हाट आर चैलेंजेस। डॉक्टर आयशा, ये रिकॉर्डेड है, आप वापस मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, आप सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी रिपीट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आखिरी हमारे पास 15-20 मिनट पड़े हुए हैं। अगर कोई सवाल हो, अगर कोई स्पेसिफिक मतलब शॉर्ट का कोई सवाल हो या कोई ऐसा डिफरेंट सवाल हो तो वो पूछें जो मैंने अभी नहीं बताया, रिपीट करने के अलावा कोई एक्चुअल में सवाल हो। आखिरी 15-20 मिनट थोड़ी स्पीड में तेज करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि एक नया जूम का लिंक बनाना पड़े, और सर MRC बता दें अगर मैक्सिमम टाइम, रूट कवरेज। हाँ वो मैं खुद ही नहीं बता रहा, अगर टाइम बच गया तो मैं बताऊंगा, वरना उसकी मैं रिकॉर्ड करके मैं वो लगा दूंगा ग्रुप के अंदर। MRC इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, अल्दो बहुत कॉम्प्लेक्स इसका कॉन्सेप्ट है, तो जो थोड़ा बहुत आपको जो मैं समझाऊँ, एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं समझा, लेकिन थोड़ा बहुत याद करने के हवाले से जो मैं समझाऊँ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन लेक्चर करने के बाद वो मैं वैसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है ना, उसको मैं इधर लाइव सेशन में नहीं लेके आ रहा। अब आते हैं रूट कैरीज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, और इसके बाद जूम लिंक शेयर नहीं होगा तो मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ होगी, बट ये अपलोड हो जाएगा तो उसको आप बाद में सुन भी सकते हो, ठीक है। नंबर 1 जो अहम सवाल है वो है, क्या चैलेंजेस होंगे या क्या प्रॉब्लम्स होंगी जब आप रूट कैरीज को रेस्टोर कर रहे हो या क्लास 5 को रेस्टोर कर रहे हो। ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने साथ में अटैच कर दिया है। मुश्किल नंबर 1 विजिबिलिटी, आसानी से नज़र नहीं आएगा। नंबर 2 असेसिबिलिटी, क्योंकि आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं या बर्स हैं, क्योंकि लीज रूट कैरीज जो होती है वो सब जिंजाइवल होती है, तो वहाँ तक बर का जाना, कंडेंसर का जाना, तो असेसिबिलिटी भी ख़राब होती है। नंबर 3 मॉइस्चर कंट्रोल, वहाँ पे मॉइस्चर कंट्रोल करना, रबर डैम आइसोलेशन करना आसान नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए बहुत मुश्किल होती है। नंबर 4
पुअर बॉन्डिंग ऑफ रेस्टोरेशन, क्योंकि सीमेंटम पे कभी भी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट बहुत खराब होता है। पांचवा प्रॉब्लम, ज़्यादा ड्रिलिंग नहीं कर सकते क्योंकि पल्प बहुत सामने होता है, इसको कहते हैं पल्प प्रॉक्सिमिटी। तो ज़्यादा अगर डीप जाओगे तो फ़ौरन पल्प एक्सपोज हो जाएगा और आपको डायरेक्ट पल्प कैपिंग करनी पड़ेगी। छठा मसला, बर चलाते वक्त मार्जिनल जिंजावा को डैमेज हो सकता है, इसको कहते हैं आइट्रोजेनिक इंजरी ऑफ मार्जिनल जिंजावा, ये समिट में नहीं लिखी हुई। नंबर 7, डिफ़िकल्टी टू डायग्नोस रूट कैरीज। ये बात समझिएगा, रूट कैरीज को डायग्नोस करना मुश्किल होता है। एक टर्म है सर्वाइकल बर्नआउट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे फाइनल ईयर हो चाहे पीजीज हो। आप लोगों ने रूट कैरीज को डायग्नोस करने के लिए बाइट विंग एक्सरे करवाया, हमेशा वर्टिकल बाइट विंग एक्सरे करवाना होता है रूट कैरीज के लिए। आपको एक लीजन नज़र आती है, लेकिन आपने लीजन नज़र आती है, आपने फिर पेरियोपाइकल एक्सरे कराया, वहाँ पे आपको लीजन नज़र नहीं आती, आप हैरान हो जाते हो, आप बोलते हो यार ये क्या सीन है, बाइट विंग एक्सरे में तो नज़र आई मुझे रेडियोलुसेंसी, पेरियोपाइकल में नहीं आई। तो ये बाइट विंग में जो लीजन रेडियोलुसेंसी जो नज़र आई, ये रूट कैरीज नहीं है, ये सर्वाइकल बर्नआउट है। अब सर्वाइकल बर्नआउट क्या है, गौर से सुनिएगा, ये एक आर्टिफैक्ट है, एक रेडियोग्राफ का आर्टिफैक्ट है, क्योंकि रूट पोर्शन में जब रूट जहाँ से शुरू होती है यानी सीमेंटो इनेमल जंक्शन के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, वहाँ पे इनेमल बहुत थिन होता है, कंस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। तो जब वहाँ से रेडिएशन गुजरती है ना, और उसके जो सराउंडिंग वाला एरिया है उसमें इनेमल बहुत ज़्यादा होता है, और वो वाला एरिया थिन इनेमल होता है, तो फिर बाइट विंग एक्सरे में ऐसा महसूस होता है कि ये एक रेडियोलुसेंट लीजन है, लेकिन एक्चुअल में ये रेडियोलुसेंट लीजन नहीं है, ये बेसिकली थिन इनेमल है सराउंडेड बाय डेंस इनेमल, कंस्ट्रक्टेड रीजन है, वहाँ से रेडिएशन पास हुई है, तो इसको सर्वाइकल बर्नआउट का नाम दिया गया है। तो ये एक लीजन नहीं है, और ये पेरियोपाइकल एक्सरे में नज़र नहीं आती, तो आप जब पेरियोपाइकल एक्सरे कराओगे तो ये गायब हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इसको डायग्नोस करने के लिए। और प्रॉक्सिमल जो लीजन होती है रूट कैरीज की, वो हमेशा वो थोड़ी सी ऊपर होती है और सर्वाइकल बर्नआउट थोड़ा नीचे होता है, तो ये भी एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है, वो थोड़ा ऊपर होगा, वो थोड़ा नीचे होगा। इसके अलावा 8वीं डिफ़िकल्टी है फिनिशिंग और पॉलिशिंग रेस्टोरेशन की करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब फिनिशिंग पॉलिशिंग के लिए आप फिनिशिंग बर चलाओगे या सॉफ्टफ्लेक्स की डिस्क चलाओगे तो अगेन चांस है जिंजावा डैमेज होने का। 90 नंबर पे है डिफ़िकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ आइडियल मटेरियल। आज तक ये ज़ेरे बहस मौजू है कि आइडियल रेस्टोरेटिव मटेरियल क्या है, क्योंकि जैसे हर सिनेरियो में अलग अलग पेशेंट के लिए, अगर लेट से आपने रिजन मॉडिफाइड जीआईसी किया लेकिन पता चला वो पेशेंट खुश नहीं हो रहा, वो कह रहा था ख़राब है एस्थेटिक्स, तो पेशेंट का माइंडसेट पढ़ना, फिर टूथ फैक्टर समझना, और फिर आपने एक मटेरियल सेलेक्ट करना, ये बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं रूट कैरीज और NCCL को रेस्टोर करते वक्त, ये 9 चैलेंजेस हैं। उसके अलावा मटेरियल्स कौन से यूज़ होते हैं वो मैं बता चुका हूँ, सेम बात है। अब रूट कैरीज में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है रूट कैरीज के अंदर, इसका जवाब है एक्टिनोमाइकस विस्कस, ये BCQ का आंसर है, एक्टिनोमाइकस विस्कस। दूसरा सवाल होता है प्रेवलेंस, रूट कैरीज की प्रेवलेंस कहाँ ज़्यादा होती है। नंबर 1 ओल्डर पेशेंट के अंदर, नंबर 2 उन यंग पेशेंट के अंदर जिनके अंदर पेरियोडोंटल डिजीज़ है, नंबर 3 स्मोकर्स के अंदर, नंबर 4 लोकेशन ऑफ टूथ के हिसाब से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंडिबल दांत है, अगर मैंडिबल है तो फिर मोलर्स में ज़्यादा प्रेवलेंस होती है, फिर प्री मोलर्स में, फिर कैनाइंस में, फिर इंसाइजर में। लेकिन अगर मैक्सिला है तो वाइस वर्सा है, यानी सबसे ज़्यादा चांस इंसिडेंस का प्रेवलेंस का होता है इंसाइजर में, फिर कैनाइन में, फिर प्री मोलर में, फिर मोलर में, यानी उल्टा है। अब आते हैं सरफेस की बात करते हैं, कहाँ रूट कैरीज ज़्यादा होती है, प्रॉक्सिमल, फेशियल या लिंगुअल। इसका BCQ का जवाब है प्रॉक्सिमल रूट कैरीज सबसे ज़्यादा होती है। स्टार्ट हमेशा प्रॉक्सिमल ही होती है, फिर वो फेशियली जाती है और आखिर में लिंगुअली जाती है। तो फर्स्ट पे प्रॉक्सिमल, सेकंड पे फेशियल रूट कैरीज, थर्ड पे लिंगुअल रूट कैरीज। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, रूट कैरीज शुरुआत कहाँ पे होती है, इनिशिएशन ऑफ रूट कैरीज। याद रखें हमेशा रूट का एक्सपोज होना ज़रूरी होता है, ये समिट के अंदर लिखा हुआ है कि एक्सपोज रूट सरफेस। जाहिर सी बात है या तो जिंजाइवल रिसेशन पहले होगी और वहाँ पे फिर रूट कैरीज शुरुआत होगी। दूसरा इनिशिएशन का सिस्टम क्या है, एज अ सेकेंडरी कैरीज इन क्लास 5 रेस्टोरेशन। फॉर एग्जांपल क्लास 5 की लीजन थी, आपने उसको ड्रिल करके आपने रेस्टोर कर दिया कॉम्पोजिट, 6 साल बाद उसका जो सर्वाइकल मार्जिन है, याद रखें मैंने आपको बताया था कि जो मार्जिन सीमेंटम के करीब होता है
जैसे क्लास 2 के अंदर जिंजाइवल मार्जिन, क्लास 5 के अंदर सर्वाइकल मार्जिन, वहाँ सबसे ज़्यादा पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होती है और चांस होता है सेकेंडरी कैरीज का। तो अगर सेकेंडरी कैरीज हो रही है सर्वाइकल मार्जिन में तो वो भी रूट कैरीज की तरफ लीड करती है। तो रूट कैरीज की इनिशिएशन में आपने दो बातें लिखनी है। बात नंबर 1 कि डायरेक्टली शुरुआत हुई रूट से, एक्सपोज रूट से डायरेक्टली शुरुआत हो गई, इसको कहते हैं प्राइमरी रूट कैरीज। दूसरा है सेकेंडरी, एज अ सेकेंडरी लीजन, यानी कि थी तो क्लास 5 लेकिन उसके सर्वाइकल मार्जिन से एज अ सेकेंडरी लीजन रूट कैरीज की तरफ चली गई। तो ये दूसरा तरीका है रूट कैरीज की शुरुआत का। अब एक $1 मिलियन चार्ट बना हुआ है, कंपैरेटिव चार्ट, एक्टिव रूट कैरीज और अरेस्टेड रूट कैरीज में क्या डिफरेंस है। 6 क्राइटेरिया से हम इसको नापेंगे, इसको तोलेंगे। ये कैरीज के चैप्टर में भी चार्ट था जो कि मैं रिपीट कर रहा हूँ रूट कैरीज के लिए भी। नंबर 1 अपीयरेंस, अगर एक्टिव लीजन होगी तो वो वेल डिमार्केटेड होगी और येलोइश या लाइट ब्राउन कलर होगा, यानी कि लाइटर कलर होगा। अगर अरेस्टेड लीजन होगी तो डार्कर कलर होगा, यानी कि डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर होगा। नंबर 2 टेक्सचर, अगर एक्टिव कैरीज होगी तो सॉफ्ट होगी या रफ होगी जब आप उससे प्रोब पास करोगे। और कौन सा प्रोब यूज कर सकते हो मैं बता चुका हूं पहले ही। नंबर 1 CPITN प्रोब। नंबर 2 अगर एक्सप्लोरर यूज कर रहे हो तो ब्लंट एक्सप्लोरर यूज करोगे आप, शार्प एक्सप्लोरर यूज नहीं करना। ये बातें रिपीट हो रही हैं, कैरीज चैप्टर में भी अच्छे से की थी हमने। लेकिन अगर अरेस्टेड कैरीज है तो आप जब प्रोब करोगे, टेक्टाइल एक्सप्लोरेशन कहते हैं इसको, तो वो लीजन स्मूथ होगी और हार्ड होगी, सॉफ्ट एंड रफ नहीं होगी। 2 क्राइटेरिया हो गए। क्राइटेरिया नंबर 3 लोकेशन, तो एनीवेयर एनीवेयर, एक्टिव कैरीज भी एनीवेयर होती है और अरेस्टेड कैरीज भी एनीवेयर होती है। क्राइटेरिया नंबर 4 प्लाक, प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। अगर एक्टिव कैरीज है तो प्रेजेंट होगा, अरेस्टेड कैरीज है तो एब्सेंट होगा प्लाक। 5वीं पॉइंट ट्रांसल्यूसेंसी, उसमें लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल N/A। अच्छी बात है, जब मैंने नॉन एप्लीकेबल देखा था मेरा दिल खुश हो गया था कि याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे पॉइंट्स तो ढूंढने की तलाश में होते हैं हम लोग। 6ठा पॉइंट कैविटेशन, अगर 0.5 मिलीमीटर का जो WHO का बॉल होता है ना, प्रोब होता है उसका 0.5 मिलीमीटर का एक बॉल एंडेड होती है, टिप होती है। अगर वो बॉल एंडेड टिप अंदर जा रही है रूट कैरीज लीजन के अंदर, पूरी जा रही है, इसको बोलेंगे कैविटेटेड रूट कैरीज। लेकिन अगर पूरा बॉल नहीं जा रहा 0.5 मिलीमीटर का तो इसको बोलेंगे नॉन कैविटेटेड रूट कैरियस लीजन। तो ये तरीका होता है कैविटेटेड और नॉन कैविटेटेड का। तो ये सारा था कि रूट कैरीज का चार्ट था, ये मेरे नोट्स में भी बहुत अच्छे से बना हुआ है, आप देख सकते हो। और लोकेशन बता दिया मैंने, इनिशिएशन बता दिया, प्रिविलेंस बता दिया। अब रिस्क फैक्टर की बात करेंगे। एक तो आपको सारे वही रिस्क फैक्टर लिखने हैं जो कि आप पहले पढ़ चुके हो। पुअर ओरल हाइजीन, 1 कैरियस लीजन इन पास्ट 3 years, लैक ऑफ फ्लोराइड, जीरोस्टोमिया, पुअर मेडिकल हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लैक है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ लिटरेसी, और इसके अलावा हाई डाइट, मोर देन 7 कार्बोहाइड्रेट, सब डाल दो जो कैरीज चैप्टर में पढ़ा था। अब जो नए रिस्क फैक्टर हैं जो स्पेसिफिकली रूट कैरीज के, वो गौर से सुनिएगा। नंबर 1 जिंजाइवल रिसेशन, नंबर 2 एक्सपोजर ऑफ रूट सरफेस, नंबर 3 पेरिडोंटल पॉकेट्स, नंबर 4 अटैचमेंट लॉस, नंबर 5 स्मोकिंग। स्मोकिंग से 2 नुकसान होते हैं, 2 बातें होती हैं, याद रखिएगा। नंबर 1 ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है जिंजाइवा में, जिसकी वजह से जिंजाइवल रिसेशन हो जाती है। और दूसरा मसला जो स्मोकिंग से होता है, इट रिजल्ट इन इंक्रीज काउंट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स। स्मोकिंग करने से स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स की काउंट बढ़ जाती है। तो इसी वजह से स्मोकिंग भी रिस्क फैक्टर है रूट कैरीज का, क्योंकि उसमें जिंजाइवल रिसेशन होती है ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। 6ठे नंबर पे मिसिंग टीथ, अगर 8 से ज्यादा मिसिंग दांत हैं तो इसका मतलब है रूट कैरीज होने के ज्यादा चांस होते हैं। उसके अलावा आते हैं अल्कोहल, उसके अलावा आते हैं रिमूवेबल प्रोस्थीसिस, क्योंकि जो आरपीडी होता है उसके अंदर क्लेस्प होते हैं। क्लेस्प जो होते हैं वो मार्जिनल जिंजाइवा पे हिट करते हैं, जिससे क्या होता है जिंजाइवल रिसेशन होने के चांस ज्यादा होते हैं। और क्लैंप्स की वजह से ये जो क्लेस्प होते हैं उनकी प्लाक रिटेंशन भी होती है। तो 2 नुकसान आते हैं, एक जिंजाइवल रिसेशन जल्दी होगी और प्लाक अक्यूमुलेशन भी होगी। तो इसलिए रूट कैरीज जल्दी होती है, खास तौर पे आरपीडी वाले पेशेंट के अंदर। और उसके अलावा अगर ऑर्थोडोंटिकली माल अलाइन टीथ हैं उनमें भी जल्दी से रूट कैरीज हो जाती है। अब कौन सी मेडिकेशन है, दवाएं हैं जो रूट कैरीज करती हैं, इसका एक फॉर्मूला है ABCDE फॉर्मूला, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। ए से आते हैं आंटी, मजाक कर रहा हूँ, ए से आते हैं एंटी,
जितनी भी ड्रग्स के अंदर एंटी है ना, उनकी वो आएंगे ए के अंदर। अब वो बाद में बात करेंगे। बी से कुछ भी नहीं आता, बी की छुट्टी हो गई। अब आते हैं सी पे। सी से आता है CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS डिप्रेसेंट और कोल्ड मेडिकेशन, ये आता है सी से। अब आते हैं डी से। डी से आता है डायूरेटिक्स और डी कंजेस्टेंट्स। तो हो गया हमारा ABCD फॉर्मूला। ए से एंटीज, बी से कुछ भी नहीं, सी से कोल्ड मेडिकेशन और CNS डिप्रेसेंट, डी से आता है डायूरेटिक्स और डी कंजेस्टेंट्स। अब आंटी के अंदर आते हैं यानी एंटी के अंदर। एंटी के अंदर कौन सी ड्रग्स हैं, उसका भी यही फॉर्मूला है, ABCD फॉर्मूला। सबसे पहले एंटी एस्थमिक्स, ए फॉर एस्थमा, एंटी एस्थमिक्स, बी से कुछ भी नहीं है। फिर सी आते एंटी कोलिनर्जिक्स, सी फॉर कोलिनर्जिक। फिर डी और सी फॉर कन्वल्जेंट, एंटी कन्वल्जेंट्स। अब आते हैं डी, एंटी डिप्रेसेंट, डी फॉर डिप्रेसेंट। अब आते हैं ई फॉर एमेटिक्स यानी कि उल्टियाँ, एंटी एमेटिक्स ई। एफ और जी से कुछ भी नहीं है। फिर आता है एच से एंटी हिस्टामीन और एच से एंटी हाइपरटेंसिव। फिर आता है एच के बाद आई, इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी। बस इस तरह याद कर लो आप लोग। तो ABCD फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ये याद करने का तरीका है, इसे याद रहेगा। एंटी के अंदर भी ABCD अप्लाई होता है और एंटी के ओवरऑल भी ABCD अप्लाई होता है। एंटी के अंदर कैसे अप्लाई होता है रिपीट कर लेता हूँ। एंटी एस्टमिक, ए फॉर एस्टमिक, एंटी बी से कुछ भी नहीं है। फिर सी पे आते हैं एंटी कन्वल्जेंट और एंटी कोलिनर्जिक। फिर डी पे आते हैं एंटी डिप्रेसेंट। फिर ई पे आते हैं एंटी एमेटिक्स। एफ जी से कुछ भी नहीं है। एच पे आते हैं एंटी हिस्टामीन, एंटी हाइपरटेंशन। फिर आई पे आते हैं एंटी इन्फ्लेमेट्स। और ओवरऑल भी देखा जाए ए फॉर एंटी, बी से कुछ नहीं, सी से कोल्ड मेडिकेशन, CNS डिप्रेसेंट, डी से डायूरेटिक्स। इतने ड्रग्स के नाम याद करो काफ़ी हैं, बाकी 2-3 छोड़ भी दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे तो याद वैसे भी नहीं करना। अब डायग्नोसिस कैसे करोगे? अगर BCQ में आंसर आ जाए तो आपको टिक करना है, टेक्सचर को टिक करना है या फिर टेक्टाइल एक्सप्लोरेशन को टिक करना है। ऑप्शंस कौन से होते हैं डायग्नोसिस के? नंबर 1 जो है, फर्स्ट स्टेप इन डायग्नोसिस इज अ प्रॉपर हिस्ट्री। अगर पहला स्टेप पूछेगा तो आपको लिखना है प्रॉपर हिस्ट्री। सबसे पहले तो हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, उसके अलावा कलर चेंजेस, लेकिन वो इतना रिलायबल मेथड नहीं है। और NCCL के भी यही मेथड है, ये दोनों का बता रहा हूँ, रूट कैरीज और NCCL। नंबर 1 हिस्ट्री इज द फर्स्ट स्टेप टू डायग्नोसिस। नंबर 2 कलर इंडिकेटर, कलर चेंजेस। और नंबर 3 पे आता है कि नंबर 2 पे कलर चेंजेस और नंबर 3 पे आता है डाई। जो अक्सर कैरीज डाई डिटेक्टर होते हैं, उसमें क्या होता है कि डाई लगाते हो आप, फिर उसको वॉश करते हो, अगर कैरीज होगी तो वो डाई रह जाएगा। डाई से हमें पता चल जाएगा कि कैरीज है या नहीं है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं कैरीज डाई इंडिकेटर्स के बारे में, लेकिन इनकी भी एक खामी है कि थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंट होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं है BCQ का। तो चौथे नंबर पे होता है रेडियोग्राफ, लेकिन रेडियोग्राफ भी आंसर नहीं है क्योंकि मैं बता चुका हूँ। और रेडियोग्राफ कौन सा करवाना है? वर्टिकल बाइट विंग करवाना होता है, लेकिन वो मिस इंटरप्रेट हो जाता है कभी कभी सर्वाइकल बर्नआउट की वजह से, तो ये भी BCQ का आंसर नहीं है। वैसे शॉर्ट ऐसे में आपने सब लिखने हैं, लेकिन BCQ का आंसर क्या होगा? आखिरी वाला, टेक्टाइल एक्सप्लोरेशन, यानी कि आपने 30 डिग्री एंगल पे CPI TN प्रोब को जेंटली मूव करना है और आपने देखना है हार्ड है या सॉफ्ट है। सॉफ्टनेस और हार्डनेस चेक करनी है। सॉफ्टनेस सॉफ्ट है तो इसका मतलब एक्टिव है, हार्ड है इसका मतलब है अरेस्टेड है। तो ये BCQ का आंसर ये होगा। उसके अलावा मैनेजमेंट में आपको क्या करना है? सारी मैनेजमेंट जो NCCL की पढ़ी थी वही मैनेजमेंट है कि एटियोलॉजिकल फैक्टर्स को मॉडिफाई करना है, पेरिडोंटल हेल्थ को करेक्ट करना है, स्केलिंग पॉलिशिंग करवानी है, फ्लोराइड थेरापी करनी है, हाई फ्लोराइड टूथपेस्ट देनी है, 500 जो ppm फ्लोराइड होता है वो देना है, फिर CPP ACP देना है, xylitol गम देना है, ये सारी मैनेजमेंट करनी है। डीमिनरलाइजेशन की तरफ जाना है और फिर प्रिवेंटिव थेरापी करनी है। और रेस्टोरेशन हमें तब करनी है जब वही सेम इंडिकेशंस हैं जो NCCL में थे। तो ये चैप्टर काफ़ी मिलता जुलता है NCCL से, तो इसलिए मैंने इसको इसमें मिक्स कर दिया और ये जल्दी कवर हो गया। रेस्टोरेटिव मटेरियल सारे वो सेम है, RMGIC बेस्ट है। फिर आते हैं हाई कैरियस रिस्क तो GIC, एस्थेटिक अगर चाहिए तो फिर कॉम्पोजिट या सैंडविच टेक्निक, और ये सारे, और मॉइस्चर कंट्रोल नहीं है तो अमल का। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, रूट कैरीज भी और NCCL भी।
मैक्सिमल रूट कवरेज रहता है, ये मैं खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। और कोई सवाल है तो मुझसे पूछे। 3 मिनट बचे हैं, फिर हमारा जूम लिंक खत्म हो जाएगा, नया जूम लिंक शेयर नहीं होगा। अच्छा, एक बात इन 3 मिनट में मैं बता देता हूँ कुछ टर्म्स। इरोजन के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं इंट्रिंसिक इरोजन में। फॉर एग्जांपल जब उल्टिया करते हैं ना तो HCl क्या करती है, पैलेटल सरफेस पे लगती है और मोलर्स पे भी लगता है कभी कभी। या फिर एक्सटेंसिक इरोजन भी सरफेस ऑफ मोलर्स पे लगता है। तो कुछ टर्म्स याद कीजिएगा इरोजन के लिए स्पेसिफिक है। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। नंबर 1 टर्म जो मशहूर है वो है पेरीमाइलोलाइसिस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक सॉसर शेप्ड कैविटी बन जाती है मोलर के अंदर। मैंडिबुलर मोलर के ऑक्लूजल सरफेस में एक सॉसर जो पेन होता है जहाँ पे ऑमलेट वगैरह बनाते हैं ना आप लोग नहीं, मतलब जो भी बनाते हैं, तो वो सॉसर, तो एक सॉसर शेप डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है मोलर के, जो क्या कहते हैं, जो मोलर है ना, मोलर टूथ, तो मोलर टूथ का जो कस्प है उस पे डिप्रेशन क्रिएट हो जाते हैं, सॉसर शेप डिप्रेशन क्रिएट होता है। और सराउंडिंग में दांत एलिवेटेड होता है, लेकिन इस तरह होता है, एक सॉसर शेप लीजन बन जाती है। यहाँ से मार्जिन ऊपर है लेकिन अंदर से डिप्रेशन है, इसको कहते हैं पेरीमाइलोलाइसिस। ये इरोजन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आइलैंड ऑफ रेस्टोरेशन। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे मोलर्स में अमलगम रेस्टोरेशन है, तो इरोजन के बाद क्या होगा, अमलगम इंटैक्ट होगी वैसे की वैसे, लेकिन सराउंडिंग का जो दांत है ना वो घिस जाएगा और हमें सिर्फ अमलगम नजर आएगा, तो इसको कहते हैं आइलैंड ऑफ अमलगम। जैसे फॉर एग्जांपल पानी में दूर से एक आइलैंड नजर आता है ना, तो इसी तरह दांत एक पानी की तरह मिसाल दी है और जो उभरा हुआ अमलगम है उसको आइलैंड की एग्जांपल दी है, क्योंकि दांत इरोड हो चुका है लेकिन अमलगम वैसे का वैसा है, इसको आइलैंड ऑफ रेस्टोरेशन कहते हैं। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं इरोजन के, याद रखिएगा। और सॉसर शेप कैविटी को कप लाइक लीजन्स भी कह सकते हैं, यानी कि जो चाय का प्याला होता है वैसे, अगर डिप्रेशन ज्यादा बड़ा है तो उसको कप लाइक लीजन कहेंगे। अब आते हैं हम एब्रेजन पे आते हैं। एब्रेजन में जो होता है, एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ सर एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी, सर ये जो संडे का जो लेक्चर है अगर वो भी रिकॉर्डिंग हो जाए, क्योंकि समटाइम्स हम लेक्चर नहीं ले पाते नहीं पूरा। सॉरी यार, ये पॉसिबल नहीं है, ये हम पहले सारी डिस्कस कर चुके हैं ना चीज़ें, तो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी कल के लिए मैंने डॉक्टर शुजा को कहा है कि वो रिकॉर्ड करें, आई होप वो रिकॉर्ड करेंगे। बाकी ओवरऑल संडे के लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं होंगे यार, तो इतना तो आप कोशिश